तेघड़ा विधानसभा क्यों खास है? इस विधानसभा की अपनी कई कहानियां हैं, इस विधानसभा की अपनी कई खासियत है। उन सब के बीच सीपीआई का यहाँ दबदबा दिखता है। बेगूसराय में ये सीट है, तो क्या सीपीआई यहाँ हमेशा से राज करती रही है या फिर कोई उलटफेर होता रहा है? तेघड़ा के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, उसे जानते हैं। रंजन जी, तेघड़ा को अगर स्कैन करते हैं तो तेघड़ा क्या कहता हुआ नजर आता है? देखिए, जब आप तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र को स्कैन कीजिएगा तो जो सबसे पहले दिखेंगे वो दिखेंगे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उनकी ये भूमि है, उनकी ये धरती है। इसी विधानसभा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। और आप जब हमने दिनकर की चर्चा की है तो उनकी एक कालजयी पंक्तियां हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ पर घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और राजनीतिक दलों ने भी इसका इस्तेमाल जो है समय समय पर अपने लिए, अपने फायदे के लिए किया है। तो दिनकर की कालजयी रचनाओं के लिए उनको नमन करते हुए हम तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र में राजनीति किस तरह की रही है और इसका राजनीतिक इतिहास कैसा है उस तरफ जो है वो बढ़ते हैं। देखिए, तेघड़ा विधानसभा का जो गठन हुआ और जो पहला चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ, लेकिन 3 चुनाव के बाद 1952, 1957 और 1962 के बाद 1967 से इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बरौनी कर दिया गया। तो बरौनी विधानसभा क्षेत्र बन गई और ये बरौनी विधानसभा क्षेत्र 2005 में अक्टूबर में जो चुनाव हुआ तब तक बरौनी के नाम से ही चुनाव होता था। फिर 2008-9 परिसीमन के बाद जो है फिर से इसका नाम तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कर दिया गया है। तो एक चीज तो ये भी दिखती है इसके स्कैन करने पर। जब आप देखते हैं तो पहले कांग्रेस का दबदबा दिखता है कुछ चुनावों में, 2 चुनाव में, लेकिन यहां पर जीते हैं रामचरित्र सिंह कांग्रेस के टिकट पर। और फिर जो रामचरित्र सिंह के बेटे हैं चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने तेघड़ा में वामपंथ की एक ऐसी अलख जगाई कि फिर उसके बाद यहां लेफ्ट के अलावा कुछ दिखा नहीं। 1962 से यह सिलसिला शुरू होता है और 2005 के अक्टूबर तक यह सिलसिला चलता रहता है। तो पूरी तरह से जो है आप देखते हैं कि लाल झंडे का कमाल जो है यहां पर आपको दिखेगा और चंद्रशेखर सिंह के प्रयासों के जरिए जो है यहां पर वामपंथ ने अपनी जड़ें जो है वो गहरी कर ली। अब यहां पर वामपंथ जो है लगातार 12 चुनाव वहां से जीतता है। 1962 से 2005 के अक्टूबर तक 12 रेगुलर विक्ट्री, कंसेक्यूटिव विक्ट्री जो है वो आपको लेफ्ट के लिए, सीपीआई के लिए यहां पर है। अब इसकी वजह भी है। देखिए, जो 60-70 का दशक था तो उस समय जो आप बेगूसराय को देखते हैं तो एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में इसकी पहचान होती थी। आप बरौनी रिफाइनरी की बात कर लीजिए, एनटीपीसी की बात कर लीजिए, वो सारी चीजें यहां पर थी। और यही वजह है कि जब वो औद्योगिक इकाइयां यहां पर थी तो उसके साथ श्रमिक जुड़े हुए थे। जब श्रमिक जुड़ जाते हैं तो श्रमिक संघ भी बन जाते हैं और जो लेफ्ट से जुड़े श्रमिक संघ थे उसका प्रभाव जो है वो इस क्षेत्र में पड़ा, चूंकि वो यहीं आकर रह रहे थे तो वो वोटर बन गए। तो फिर उनकी वोटिंग होती गई और लेफ्ट मजबूत हुआ। फिर आप देखते हैं कि 1999 में यहां बरौनी में जो खाद कारखाना था वो बंद हुआ और उसके बाद आपको दिखेगा कि जो लोग बाहर से आकर बसे थे वो वापस लौट गए। तो धीरे धीरे यहां लेफ्ट का प्रभाव कम होता गया। 2005 के अक्टूबर तक फिर भी उन्हें जीत मिली, लेकिन उसके बाद 2010 में जो है आकर तेघड़ा ने जो है एक बिल्कुल यू टर्न ले लिया लेफ्ट से सीधे राइट पे, और बीजेपी जो है वो पहली बार तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र जीतने में सफल रही। तो लाल झंडे के बाद सैफरन झंडा जो है वो तेघड़ा में जो है वो दिखा।
लेकिन यहां तक एक और चीज दिखती है कि यहां तक जो प्रत्याशी जीतते थे, जब हम विनर की बात करते हैं तो वो भूमिहार ब्राह्मण ही हुआ करते थे। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी जो है आपस में गठबंधन में आई कांग्रेस के साथ, तो उसने जो है इस परंपरा को भी तोड़ दिया और वीरेंद्र कुमार महतो यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे। लेकिन 2020 में एक बार फिर से लेफ्ट ने बाजी मारी, ये उसकी 13वीं जीत है। तो यहां पर जो वामपंथ की जड़ें गहरी हुई उसके लिए चंद्रशेखर सिंह को क्रेडिट जाता है, और उनका जो गांव है बिहट, उसको मिनी मास्को कहा जाता है। और आपको बताऊं कि जो कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं, जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष, वो भी बिहट गांव से ही रिश्ता रखते हैं, और अभी जो वर्तमान विधायक हैं रिश्ते में उनके चाचा लगते हैं जो सीपीआई से हैं। तो ये चीजें यहाँ आपको तेघरा में जो है वो दिखती हैं। तेघरा और बरौनी को मिलाकर जो है कुल 17 चुनाव हुए हैं। तेघरा विधानसभा के नाम से 6 चुनाव और बरौनी विधानसभा के नाम से 11 चुनाव, जिसमें सीपीआई को 13 बार कामयाबी मिली है, कांग्रेस 2 बार, बीजेपी और आरजेडी जो है एक एक बार इस सीट को जीतने में कामयाब हुई है। चंद्रशेखर सिंह ने 4 बार इस सीट पर जीत हासिल की है, तो राजेंद्र प्रसाद सिंह को भी 4 बार कामयाबी मिली है। कहने की जरूरत नहीं कि दोनों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। अब हम यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ। तो एक चीज तो दिखता है, चूंकि लेफ्ट का प्रभाव था, कांग्रेस एक समय यहां पर एक पार्टी होती थी, सोशलिस्ट पार्टियां थी, जब कांग्रेस का एग्जिट होता है तो बीजेपी उस जगह पर जो है आ जाती है। तो यहां पर ज्यादातर जो है ट्रायंगुलर या मल्टी कॉर्नर फाइट ही आपको देखने को मिलता है। 2010 की हम बात करें तो उस समय राम रतन सिंह जो हैं वो आपको यहां पर चुनावी मैदान में उतरे थे, और यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी जमशेद अशरफ थे, एलजेपी ने यहां प्रत्याशी दिया था प्रदीप राय को, और बीजेपी की तरफ से उतरे थे ललन कुंवर। ये वो साल था जब तेघरा में पहली बार कमल खिला था। ललन कंवर को आए 38,694 वोट, मतलब कि 31.38% वोट। और आप जो राम रतन सिंह थे सीपीआई के, उनको आए 32,848 वोट, 26.64% वोट, वो दूसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के जमशेद अशरफ 21,581 वोट, 17.5% वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे, और प्रदीप राय 19,767 वोट, 16.03% वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। तो एक क्वाड्रिंगुलर चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था जिसमें ललन कुंवर ने 5,846 वोटों की जीत दर्ज की, और तेघरा में पहली बार जो है बीजेपी को जीत मिली। 2015 में परिस्थितियां बदल गई थी। उस समय आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का गठबंधन था। गठबंधन में ये सीट आरजेडी को दी गई लड़ने के लिए, और इस बार सीपीआई से फिर राम रतन सिंह ही प्रत्याशी थे। तो बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया ललन कुंवर का, और राम लखन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वो पूर्व में भी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे, 2000 में लड़े थे, 1989 में जहां तक मुझे याद है लोकसभा का चुनाव भी वो लड़े थे, लेकिन उसमें उनको जीत नहीं मिली थी। यहां पर भी उन्हें जीत नहीं मिली, हालांकि वोट मिले 53,364 वोट, मतलब कि 33.39% वोट, तो वो दूसरे स्थान पर रहे। पहले स्थान पर कौन रहे? यहां पर आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का जो महागठबंधन बना था उसने जो है काम किया, और वीरेंद्र कुमार महतो 68,975 वोट लाने में कामयाब हुए, 43.16% वोट, जबकि सीपीआई के राम रतन सिंह को जो है 25,818 वोट आए, 16.15% वोट, वो तीसरे स्थान पर रहे। तो एक ट्रायंगुलर फाइट हुई जिसमें कि आरजेडी के वीरेंद्र कुमार महतो ने जीत हासिल की 15,600
211 वोटों से। वीरेंद्र कुमार महतो ने जो एक भूमिहार ब्राह्मण यहां पर विधायक बनते थे, उस परंपरा को भी जो है वो यहां पर तोड़ा। लेकिन 2020 में एक बार फिर से जो है राम रतन सिंह चुनावी मैदान में उतरे। इस समय महागठबंधन बन चुका था, बस उसका जो आप में उसमें जो सम्मिलित दल थे वो बदल गए थे। उससे जेडीयू निकलकर एनडीए फोल्डर में आ गया था और उस जगह पर लेफ्ट की पार्टियां जो है वो शामिल हो गई थी। और यहां पर राम रतन सिंह को 85,229 वोट मिले, मतलब कि 49.8% वोट। और जेडीयू ने जो है वो क्या किया कि जैसे ही ये सीट तय हुआ कि लेफ्ट को जा रहा है, तो वीरेंद्र कुमार महतो ने पाला बदल लिया था और वो जेडीयू में आ गए थे। तो सिटिंग विधायक थे, जेडीयू ने उनको टिकट दे दिया। 37,250 वोट लेकर आए वीरेंद्र कुमार महतो, 21.8%। लेकिन 2020 का एक और ट्रेंड था कि जहां जहां जेडीयू वहां वहां एलजेपी। तो एलजेपी ने जो है यहां से 2010 में जो बीजेपी से विधायक बने थे ललन कुंवर, उनको एलजेपी ने अपने टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा और इसकी कीमत जो है वीरेंद्र कुमार महतो को चुकानी पड़ी। हालांकि आप दोनों को जोड़ भी दें तो उससे ज्यादा वोट राम रतन सिंह को आए थे। ललन कुंवर को 29,936 वोट आए, 17.5% वोट, और राम रतन सिंह को जीत मिली 47,979 वोटों से। तो एक बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से उन्होंने जो है चुनाव जीता। अब इस बार क्या होगा 2025 में, इसे लेकर जो है बहुत चर्चा है, क्योंकि अब समीकरण बदलेंगे। पिछली बार जेडीयू और एलजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे। इस बार जो अब तक चीजें चल रही हैं उसके अनुसार अगर एनडीए इकट्ठा रहा तो एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी सब एक ही फोल्डर में रहेंगे। तो यहां पर जो वोटों का बंटवारा पिछली बार हुआ था वो जो है इस बार नहीं होगा। तो समीकरण ये बदले हुए आपको दिखेंगे, और इसलिए भी क्योंकि इस बार लोकसभा के चुनाव में जो है यहां पर गिरिराज सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको 12,298 वोटों की लीड मिली है और 51% वोट आए हैं उनको। तो इससे एनडीए की उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन उम्मीदें बढ़ी तो दावेदार भी बढ़ गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि जेडीयू ये सीट छोड़ दे और उसे लड़ने के लिए दे दे, तो वो बेहतर तरीके से लड़ सकती है। देखिए बीजेपी की तरफ से जो कुछ संभावित प्रत्याशी हैं उसमें रजनीश सिंह हैं, इसके अलावा ललन कुंवर जो कि पिछला चुनाव एलजेपी के टिकट पर लड़े थे, और एक कृष्णनंदन सिंह की भी चर्चा होती है। जेडीयू की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र कुमार महतो तो हैं ही, एक भूमिपाल राय का भी नाम आ रहा है। और एक चीज जहां तक आप उधर से देखें आरजेडी से, तो आरजेडी को यह सीट शायद ही मिले, क्योंकि बड़ी जीत है सीपीआई के पास 47,979 वोटों की। फिर भी एक विनोद यादव हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि राम रतन सिंह ही तेघरा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। अब हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही बता दें कि ये एक अनुमान है, और उस अनुमान के अनुसार जो है जो एससी वोटर हैं वो 10.78% हैं। यादव वोटर्स की अगर बात कीजिए तो 8 से 9% के आसपास हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13.3% हैं। तो अगर आप देखें तो जो MY का इक्वेशन बनता है वो 23-24% वोटों के आसपास बनता है। राजपूत वोटर्स की संख्या यहां बहुत कम है, 1% से भी कम ही होगा, लेकिन यहां पर भूमिहार वोटर्स बहुत अच्छी संख्या में हैं, 23 से 24% के आसपास, जबकि ब्राह्मण भी 4-4.5% के आसपास हैं। तो ये जो आंकड़ा है वो 28-29% के आसपास जो है वो पहुंच जाता है।
कोयरी कुर्मी को मिलाकर 6 से 7% और वैश्य जो हैं 10-10.5% के आसपास हैं, और जो बाकी बच जाता है उसमें अन्य जातियां, जिसमें पचपनिया जाति जो कहते हैं वो सारी जो है वो आ जाते हैं। तो यहां पर अगर सीपीआई जीतता है तो इसमें एक एमओआई इक्वेशन तो काम करता ही है। कैंडिडेट भूमिहार होते हैं तो जो भूमिहार वोट होते हैं उसमें भी वो अपना हिस्सा बड़े पैमाने पर निकाल लेते हैं, और प्लस चूंकि बेगूसराय का पूरा इलाका आप देखिए तो पहले लेफ्ट का गढ़ था, और लेफ्ट के जो कैडर हैं वो वहां पर मिलते हैं, कैडर वोटर भी हैं उनके, तो वो जब सब मिलकर वोट करते हैं तो सीपीआई यहां पर जो है हमेशा मुख्य मुकाबले में आपको दिखती है। तो इस बार भी तेघरा में जो है वो एक दिलचस्प चुनाव होना है। ये भी देखना है कि जनसुराज किसे प्रत्याशी जो है वो बनाता है। बहुत सारे लोग जनसुराज से भी कोशिश कर रहे हैं, और ये भी देखना होगा कि जनसुराज का प्रत्याशी किसका खेल बनाता है, किसका खेल बिगाड़ता है। तो तेघरा में जो है मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। तो तेघरा का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। कौन किसका खेल बिगाड़ेगा और कौन किसका खेल बनाएगा, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। इस दिलचस्प मुकाबले में लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।